हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर लाइब्रेरी साइंस का जो रिसर्च मेथडोलॉजी पेपर है उसमें रिसर्च विधि के अंतर्गत हम सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सबसे ही हमें पता चल रहा है कि जब हम अध्ययन करते हैं किसी समस्या को लेकर तो हम अध्ययन करने के लिए जो इकाइयों का चयन करते हैं, एक समग्र का चयन करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर क्षेत्र से इन इकाइयों को लेंगे जिनके ऊपर हम अध्ययन करते हैं और उनमें अंतर संबंध स्थापित करते हैं। तो जो इकाइयों का जो हम अध्ययन करते हैं, उन इकाइयों को लेने की जो प्रक्रिया है, हम उन इकाइयों को किस प्रकार से हम उनको चूज़ करेंगे, उनका किस किस इकाई को हम अपने अध्ययन में शामिल करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, इस प्रक्रिया को निर्देशन बोला जाता है या सैम्पलिंग बोला जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो जैसे कोई भी दुकान के बाहर स्टैचू लगे हुए होते हैं, कोई जो कपड़ों की दुकान है उसके बाहर, तो वो स्टैचू जो लगे होते हैं वो उस दुकान का प्रतिनिधित्व करते हैं कि उस दुकान में इस प्रकार के कपड़े मिलते हैं। हम अनाज मंडी में जाते हैं, अनाज मंडी में भी सैंपल रखे होते हैं, उन सैंपल के आधार पर बताया जाता है कि जो उनके पास जो अनाज होता है वो इस सैंपल का है, इस प्रकार का है। और जैसे फ़ोटोकॉपियर वाला होता है तो फ़ोटोकॉपी वाला भी अपने सैंपल बाहर चिपका के रखता है कि मैं इस प्रकार से फ़ोटोकॉपी करता हूँ, इस फ़ोटोकॉपी के इतने रुपए लगते हैं। तो ये सब चीज़ें उस पूरी फ़ोटोकॉपियर सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर वो अनाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सैंपल यानी जिस समग्र को हम ले रहे हैं उस समग्र में जो इकाइयाँ हैं उन इकाइयों का चयन करते हैं और उन इकाइयों के आधार पर हम उनका अध्ययन करके फिर उनके मध्य जो चर होते हैं उनके मध्य हम अंतर संबंध स्थापित करते हैं। अब सैम्पलिंग के बहुत सारे हिंदी में अर्थ होते हैं। सैम्पलिंग इंग्लिश में होता है जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्शन। प्रतिदर्शन के अलावा भी इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे निदर्शन, प्रतिदर्शन, प्रतिचयन। आप किसी भी नाम से इसको सैम्पलिंग कह सकते हैं। और सैम्पलिंग को हम नमूना भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो हमें इनके नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। जो हम चयन कर रहे हैं जिस समग्र का, उस समग्र के अंतर्गत जो इकाइयों का चयन कर रहे हैं उन्हें निर्दर्शन, प्रतिचयन या प्रतिदर्शन बोलते हैं। इनको प्रतिदर्श भी कहते हैं। हम इसको अगर परिभाषित करें कि सैम्पलिंग क्या है तो बात करते हैं समग्र या संपूर्ण जनसंख्या, जैसे इकाई, वस्तुओं या मनुष्यों का समूह में से चुने गए एक ऐसे अंश से हैं जिसमें समग्र का प्रतिनिधित्व करने के समस्त लक्षण विद्यमान हो। किसी जनसंख्या में किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछ इकाइयों को चुना जाता है। इस चुनाव की प्रक्रिया में हम सैम्पलिंग कहते हैं और चुनी हुई इकाई के समूह को प्रतिदर्श कहते हैं। यानी जो हम समग्र ले रहे हैं, इकाई हो सकती है, वस्तु हो सकती है, मनुष्यों का समूह हो सकता है, उनका एक ऐसा अंश जो कि उस जो पूरा हमने क्षेत्र लिया है उसका संपूर्ण प्रतिनिधित्व करें या फिर उसमें वो लक्षण हो कि उसका संपूर्ण प्रतिनिधित्व हो जाए। जैसे एक गांव के अगर हम 100 लोग लेते हैं तो उन 100 लोग में से हम ऐसे लोगों का चयन करें, 10 लोग करें या 20 लोग, जो कि उस संपूर्ण समग्र का, उन संपूर्ण 100 लोगों का या उस संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें वो सभी गुण हैं जो उस संपूर्ण समग्र में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जैसे एक चिकित्सक या परीक्षणकर्ता रक्त की एक इकाई की जांच कर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात करता है। जो डॉक्टर होता है वो रक्त का एक नमूना लेता है छोटा सा, उस नमूने के आधार पर ही उसमें हीमोग्लोबिन की क्या मात्रा है या किसी भी तत्व की क्या मात्रा है उसको वो ज्ञात करता है। या जैसे कक्षा में अध्यापक होता है, छात्र जो बच्चों से कुछ सवाल पूछकर उनका बौद्धिक स्तर का अनुमान लगाता है, तो वो उनसे रैंडमली पूछता है, मतलब यादृच्छिक तरीके से पूछता है कि किसी को भी पूछ सकता है, जिससे कि उस पूरी क्लास, वो जो पूरा समग्र है उस क्लास का प्रतिनिधित्व हो जाए कि इस क्लास में इनका बौद्धिक स्तर ये है। वो ऐसे लोगों को नहीं पूछेगा, ऐसे बच्चों को नहीं पूछेगा जो कि सर्वाधिक कमज़ोर है या फिर सर्वाधिक होशियार है, बुद्धिमान है। वो रैंडमली पूछेगा, सभी प्रकार के बच्चों से पूछेगा ताकि उस पूरी क्लास का एक
जो प्रतिदर्श है, जो समस्त लक्षण जो प्रतिनिधित्व हो रहा है वो पूरा सामने आ जाए। अब जो ये प्रतिचयन या प्रतिदर्शन या निर्देशन या सैम्पलिंग जो शब्द है, ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, प्रायिक प्रतिदर्श और अप्रायिक प्रतिदर्श। प्रायिक यानी प्रोबेबल, जिसमें कि संभावना सब पूरे समग्र के चुनने की संभावना संपूर्णतः रहती है, और दूसरा होता है अप्रायिक प्रतिदर्श, जिसको कि हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें संपूर्ण समूह के या प्रतिदर्श के आने की संभावना नहीं रहती है। तो अब हम इनके बारे में अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहला प्रायिक प्रतिदर्श। प्रायिक प्रतिदर्श को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, यानी संभाविता प्रतिदर्शन। संभाविता प्रतिदर्शन का मतलब उस समग्र में, उस प्रतिदर्श में प्रत्येक इकाई की चुनाव की संभावना सर्वाधिक रहती है। जो हम क्षेत्र ले रहे हैं, जो एरिया ले रहे हैं, उस एरिया में प्रत्येक इकाई के चुनाव की संभावना सर्वाधिक होती है। प्रायिकता, इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम संभावना प्रोबेबिलिटी या प्रतिदर्श भी कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जो भी नमूने जो हम चुन रहे हैं उनमें यह नहीं पता है कि कौन कौन से चुन रहे हैं, यानी हम उस समग्र में जो चुनाव कर रहे हैं इकाइयों का, उसमें हमें पता नहीं होता है कि हम कौन सी इकाई को चुन रहे हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है, यादृच्छिक तरीके से होता है। तो इसमें हमें ये पता नहीं होता है कि कौन सी इकाई आएगी। इसमें सभी के आने की संपूर्ण संभावना रहती है। जैसे हम कंपटीशन एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन करते हैं, तो उनमें जैसे 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 आंसर होते हैं, तो चारों आंसर की 25-25% प्रोबेबिलिटी रहती है। यानी 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, अगर 25-25% सबकी प्रोबेबिलिटी रहती है, और हम ये नहीं कह सकते कि ये आंसर नहीं हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी पूरी है, आने की 100% संभावना रहती है, सही होने की 100% संभावना रहती है। जैसे ताश की गड्डी होती है, उसमें इक्का है या फिर कोई भी ताश का पत्ता है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनको अगर हम रैंडमली चुनेंगे तो उनमें उसकी प्रायिकता ख़त्म हो जाएगी। सबकी अपनी अपनी प्रायिकता होती है। ये प्रतिदर्शन का चुनाव ऐसी पद्धतियों से किया जाता है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर मिलता है। यानी अगर हम 500 बच्चे हम लेते हैं, तो 500 बच्चों में 50 बच्चों को इस प्रकार से चुनेंगे, या फिर ऐसे नॉन प्रोबेबली तरीके से चुनेंगे कि हम रैंडमली चुनकर हम उनमें से ये पूरे समग्र का वो प्रतिनिधित्व कर सकें। ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या संभाविता प्रतिदर्श है, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। साधारण, सिंपल प्रोबेबिलिटी, स्तरित या स्ट्रेटिफाइड, और क्षेत्र या गुच्छ सैम्पलिंग। 3 प्रकार की ये सैम्पलिंग होती है जो पूरी तरह प्रोबेबिलिटी पर आधारित होती है, यानी यादृच्छिक तरीके से चुनाव किया जाता है। तो इनके ऊपर हम बात करते हैं। पहला है साधारण प्रतिदर्श या सिंपल, साधारण यादृच्छिक या सिंपल रैंडम प्रतिदर्श। साधारण यादृच्छिक का मतलब सामान्य रूप से हम यादृच्छिक तरीके से या रैंडमली हम इकाइयों का चयन करते हैं। साधारण, इस प्रत्येक सदस्य को इस प्रतिदर्श में शामिल करने की संभावना समान रहती है, यानी सर्वाधिक जो संभावना रहती है समग्र में प्रत्येक इकाई के सम्मिलित होने की, वो सर्वाधिक साधारण यादृच्छिक सैंपल में रहती है। तो सिंपल रैंडम के अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो जैसे टेबल नंबर सिस्टम, सिक्का उछालना, फिश बॉल ड्रा, ये सभी प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत की जाती है। हम जैसे बच्चों का चयन कर रहे हैं किसी कक्षा के या फिर किसी महाविद्यालय के, तो उनमें जैसे
बच्चों के लिए सिक्का उछाल के भी हम उनका चयन कर सकते हैं। जैसे जो मैच होते हैं, क्रिकेट के मैच होते हैं, कोई से मैच होते हैं, तो उनमें टॉस के लिए सिक्का उछालते हैं, तो प्रत्येक की 50% आने की संभावना रहती है। इसमें प्रत्येक की 50% आने की संभावना रहती है। जैसे टेबल नंबर सिस्टम, जो कैसीनो वगैरह होते हैं जिनके ऊपर नंबर छपे होते हैं और उसमें एक बॉल होती है, फिर उसको उस टेबल पर उस नंबरों को घुमाया जाता है और फिर जो बॉल, जब उस बॉल के वहाँ जो नंबर आके रुकता है उसको प्रोबेबली चुन लिया जाता है। तो टेबल नंबर सिस्टम भी होता है इस प्रकार के प्रतिदर्श के चयन करने में। तीसरा है फिश बॉल ड्रा। फिश बॉल ड्रा यह एक जैसे डिब्बा होता है, कांच के डिब्बे को लेते हैं और उसमें सभी के नाम की पर्चियां डाल देते हैं और फिर उन पर्चियों को हिलाकर उनमें से जो भी जितना भी चयन करना है, जितनी पर्चियों का, जैसे एक कॉलेज में 500 बच्चे हैं तो 500 पर्चियां डाल दी जाती है और उस कांच के डिब्बे में, और फिर उनको हिलाकर और जो उन पर्चियों को जो चुन रहा है उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनमें से जो, जैसे 50 बच्चों का चयन करना है तो 50 पर्चियों को उसमें से निकाल दिया जाता है। तो उसमें उस कॉलेज के जो 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चों के किसी भी बच्चे की आने की संभावना रहती है, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर रहती है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी बच्चे का चयन नहीं होगा। हालांकि जो चयन होता है वो तो जो 50 निकालते 50 का ही होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सबकी रहती है, संभावना सबकी रहती है। तो यह सरल यादृच्छिक चयन कहलाता है, सिंपल रैंडम। अब बात करते हैं हम स्तरित यादृच्छिक या स्ट्रैटिफाइड रैंडम की। स्तर मतलब एक स्तर के आधार पर चयन करते हैं, हम एक स्तर को लेकर चयन करते हैं, यादृच्छिक चयन करते हैं। तो ये ज्ञात विशेषताओं के अनुरूप प्रतिदर्श का चयन करना, हम उसका एक स्तर बना लेते हैं कि इस प्रकार के लोग इतने उनकी विशेषताओं के ऊपर आधारित उनका चयन करते हैं। हालांकि चयन उसका बिल्कुल रैंडम ही होता है, यादृच्छिक ही होता है, लेकिन हम एक विशेषता के आधार पर उसको अनुपात में, वैसे ये 2 प्रकार के होते हैं, समानुपाती और असमानुपाती। समानुपाती यानी जो विशेषताओं के आधार पर हम समानुपात में हम चयन करते हैं, और दूसरा जो असमानुपाती होता है वो विशेषताओं के आधार पर हम समानुपात में हम स्तरित चयन करते हैं। तो जैसे समानुपाती चयन में हम एग्जाम्पल देखें तो किसी खास विशेषताओं पर आधारित होता है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बीटेक, एमबीए और एमसीए कोर्स चल रहे हैं, उनमें 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कोई अध्ययन करना है उन बच्चों के ऊपर, तो हम उन बच्चों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो समानुपाती स्तरित चयन में, जैसे बीटेक में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, एमबीए में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, एमसीए में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो समानुपात के द्वारा हम उनका चयन करते हैं। जैसे एमबीए, जैसे 1000 में से हमें 100 लोगों का चयन करना, 100 बच्चों का चयन करना है, तो बीटेक में 600, एमबीए में 200 और एमसीए में 200। तो बीटेक के 600 हैं, 600 में से 60 ले लेंगे, एमबीए में 200 में से 20 ले लेंगे और एमसीए में 200 में से 20 ले लेंगे। यानी एक जो उन बच्चों की टोटल संख्या है उसके अनुपात में हम रैंडमली चयन कर लेंगे। हालांकि जो चयन कर रहे हैं वो चयन बिल्कुल यादृच्छिक होगा, वही हम जो या तो उनका टॉस करके या फिर पर्चियाँ या फिर रैंडमली करेंगे, बिल्कुल यादृच्छिक तरीके से करेंगे, जिसमें कि जो जैसे बीटेक के 600 बच्चे हैं तो 600 बच्चों के आने की संभावना रहती है। हालांकि चयन 60 का ही होता है, लेकिन 600 ही बच्चों के आने की संभावना रहती है। इस प्रकार हम उनका यादृच्छिक या रैंडम सिलेक्शन करते हैं। असमानुपाती स्तरित में वही, जैसे 1000 बच्चे हैं, बीटेक में 600 है, एमबीए में 200 है, एमसीए में 200 है, लेकिन हम जैसे बीटेक से जो 600 बच्चे हैं उनमें से 50 का चयन ही करेंगे, और एमबीए और एमसीए में मिलाकर 400 बच्चे हैं, उनमें से हम 50 का बच्चों का चयन कर लेंगे। यानी समानुपात में न होकर असमानुपात में होता ये भी रैंडम सिलेक्शन ही है, लेकिन हम उसकी प्रोपोर्शनेट उनका चयन नहीं करते हैं, हम उनका अनुपात के रूप में नहीं करते हैं। हम उन 600 है लेकिन उनमें से 50 ही करते हैं, और 400 है उनमें से भी 50 कर लेते हैं। मतलब अनुपात समान नहीं रहता है उनका, लेकिन जो चयन होता है वह यादृच्छिक या रैंडम ही होता है। अब
नेक्स्ट है इसमें क्षेत्र या गुच्छ। क्षेत्र या गुच्छ, एरिया और क्लस्टर। किसी बड़े क्षेत्र की इकाइयों का यादृच्छिक ढंग से चयन करके पुनः यादृच्छिक ढंग से व्यक्तियों का चयन करना, यानी दो प्रकार से चयन किया जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में चुनाव होने हैं, चुनाव होने से पहले हम सर्वेक्षण कर रहे हैं कि किस पार्टी के ज़्यादा आने के रुझान हैं, तो उसके लिए हमें सर्वेक्षण करने के लिए इस प्रकार के हम समूह चुनते हैं और उनके ऊपर अध्ययन करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र या एरिया लिया जाता है और या फिर एक समूह लिया जाता है जिसे हम गुच्छ कहते हैं। स्पेशली जो समाज शास्त्र के विषय होते हैं, समाज शास्त्र के संबंधित, उनमें ये इस प्रकार के सर्वेक्षण किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं। जैसे राजस्थान में चुनाव होने हैं तो हम जैसे 33 ज़िले हैं, 33 ज़िलों में से हम 20 ज़िलों का चयन कर लेते हैं, वो भी रैंडमली या यादृच्छिक तरीके से। 20 ज़िलों का चयन करने के बाद हम 20 ज़िलों में जैसे ब्लॉक है या फिर तहसीलें हैं, तो 20 ज़िलों में से प्रत्येक ज़िले में से 3-3 तहसील का हम चयन कर लेते हैं या फिर 3-3 ब्लॉक का हम चयन कर लेते हैं, और वो चयन भी हम रैंडमली या यादृच्छिक तरीके से करते हैं। तो क्योंकि राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचना तो बहुत मुश्किल होता है, तो हम उनमें से कुछ यादृच्छिक तरीके से चयन करके उनके ऊपर अध्ययन करते हैं। और अब ज़िले में प्रत्येक ज़िले में इतना प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, तो उन ज़िले के हिसाब से उनमें से कुछ ब्लॉक का चयन कर लेते हैं, और ब्लॉक में से जो गांव होते हैं उनमें से कुछ गांवों का चयन कर लेते हैं। मतलब एक स्तर के रूप में, एक गुच्छे के रूप में, या एक पर्टिकुलर क्षेत्र को हम चुन कर वहाँ पर हम अध्ययन करते हैं और व्यक्तियों का चयन करके हम उनके ऊपर अध्ययन करते हैं। तो इसे हम क्षेत्र या गुच्छ या एरिया और क्लस्टर कहते हैं। अब जो नेक्स्ट सैम्पलिंग है वो है अप्रायिकता प्रतिदर्शन, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इस प्रकार की जो सैम्पलिंग होती है, इसमें किसी भी इकाई के आने की संपूर्ण संभावना नहीं रहती है, क्योंकि यह अप्रायिक होता है। यानी हम इसमें प्रायिकता को नहीं अपनाते हैं, प्रोबेबिलिटी को नहीं अपनाते हैं। इसमें जो यह संभावित प्रतिदर्शन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के सम्मिलित होने की संभावना का अनुमान लगाना कठिन होता है। इसमें हर इकाई को चुने जाने के समान अवसर भी प्राप्त नहीं होते हैं। अप्रायिकता जो प्रतिदर्श होता है, इसमें जो प्रत्येक इकाई के सम्मिलित होने की संभावना नहीं होती है और चुनने का समान अवसर भी प्राप्त नहीं होता है। यानी हम अपनी इच्छा के अनुसार हम जो हैं सैम्पलिंग लेते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके कुल 5 प्रकार होते हैं। आकस्मिक प्रतिदर्शन या एक्सीडेंटल, अबियंस यानी कोटा सैम्पलिंग, एक मतलब एक कोटे के रूप में, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श यानी पर्पजफुल सैम्पलिंग, हिमकंदुक प्रतिदर्श यानी स्नोबॉल या स्नो शार्क सैम्पलिंग, और क्रमबद्ध प्रतिचयन यानी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब हम इनके ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है इसमें आकस्मिक प्रतिदर्श। आकस्मिक प्रतिदर्श यह जो सैंपल लेने का सबसे आसान तरीका है। अपनी इच्छा के अनुसार हम इसमें इकाइयों का चयन कर लेते हैं। यह सबसे आसान तरीका है। उन्हीं पर शोध करते हैं जो आसानी से प्राप्त होते हैं। जैसे हम किसी विद्यालय के बच्चों के 50 बच्चों का चयन करना है, 50 बच्चों के ऊपर अध्ययन करना है, तो हम सीधे जाते हैं कैंटीन में से 10 बच्चों को ले लेते हैं, 10 बच्चों का नाम ले लेते हैं, लिख लेते हैं। क्लास में जाकर 10 बच्चों का नाम लिख लेते हैं। खेल का जो ग्राउंड होता है वहाँ जाके 10 बच्चों का नाम लिख लेते हैं। लाइब्रेरी में जाके 10 बच्चों का नाम लिख लेते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिदर्श का चयन कर लेते हैं। हम उनमें प्रायिकता या नॉन प्रायिकता को नहीं देखते हैं। हम सीधा सा जाकर हम 50 बच्चों का चयन कर लेते हैं। हो सकता है उनमें से कोई बच्चा मना कर दे कि मैं इस रिसर्च में शामिल नहीं होऊंगा, तो हम किसी और बच्चे को उसकी जगह पे ले लें। मतलब
ये सामान्य तौर पे हम जाते ही सीधा आकस्मिक उनका चयन कर लेते हैं। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो आकस्मिक प्रतिदर्श होता है, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग होती है, इसमें विश्वसनीयता सबसे कम होती है, क्योंकि हम आकस्मिक रूप से या फिर अपनी इच्छा के अनुसार उस प्रतिदर्श का या उस सैंपल का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो यह सबसे अविश्वसनीय होता है। सभी प्रकार के जो चयन होते हैं उनमें से सर्वाधिक अविश्वसनीय जो होता है वह आकस्मिक प्रतिदर्श होता है या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग होता है। दूसरा है अभ्यंस प्रतिदर्श। दूसरा है अभ्यंस प्रतिदर्श यानी कोटा सैम्पलिंग। कोटा यानी एक पर्टिकुलर एक कोटा ले लेते हैं हम, इसमें थोड़ी सी प्रायिकता रहती है। यह थोड़ा स्तरित दिखाया जाता है, यह थोड़ा स्तरित टाइप का होता है। जो हमने स्तरित जो देखा था, जो समानुपात और असमानुपाती रूप में होता है, जो कि प्रायिक प्रतिदर्श में होता है, वो गुण इसमें जो कोटा सैम्पलिंग होती है उसमें आती है। तो इस प्रकार की सैम्पलिंग में जैसे किसी कॉलेज के 1000 बच्चों का किसी कॉलेज में 1000 बच्चे हैं जिसमें बीटेक के हैं, एमबीए के हैं, एमसीए के हैं, बीटेक के 600 हैं, एमबीए के 200 है और एमसीए के 200 हैं। तो हम उनमें से अपने मनमाने ढंग से उन बच्चों का चयन कर लेते हैं। बीटेक में भले 600 बच्चे हैं लेकिन उनमें से 10 बच्चों का चयन किया। एमबीए में 200 बच्चे हैं लेकिन उनमें से 60 बच्चों का चयन कर लिया। और एमसीए में 30 बच्चे हैं, उनमें से हमने एमसीए में 200 बच्चे हैं, उनमें से हमने 30 बच्चों का चयन कर लिया। मतलब थोड़ा बहुत स्तर दिखता है, थोड़ा बहुत असमानुपात दिखता है, लेकिन हम अपने मनमाने ढंग से उनमें से बच्चों का चयन कर लेते हैं। तो इसे हम कोटा चयन कहते हैं या फिर अभ्यंस प्रतिदर्श कहते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। तो ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी प्रतिदर्श है। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श में शोधार्थी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी सैंपल को चुन लेता है। जैसे हम कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं, वहाँ पर किसी भी विषय पर डिबेट करवाने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ, पॉलिटिकल विशेषज्ञों को बुलाया जाता है या किसी भी प्रकार के विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। तो वो जो मीडिया कर्मी होते हैं वह अपनी इच्छा के अनुसार उन लोगों को बुलाते हैं। तो यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श होता है, अपनी इच्छा के अनुसार बुला लेते हैं। या फिर हम किसी क्लास की बात करें तो किस बच्चों पर कोई अध्ययन करना है तो हम अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों का चयन कर लेते हैं। यानी जैसे जो बुद्धिमान बच्चे हैं उनको चयन कर लिया, मतलब एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से उनका चयन करना है कि हमें कॉलेज में ये काम करवाना है या इस बात पर अध्ययन करना है, तो हम बुद्धिमान बच्चों को ले लेते हैं। या फिर हम किसी खेल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो ज़्यादा खेलने वाले बच्चों को हम ले लेते हैं, जब ज़्यादा खेलने में होशियार है या उनकी बुद्धि लब्धि अच्छी है। तो इस प्रकार का जो प्रतिदर्श होता है पर्पजफुल सैम्पलिंग होता है, यानी उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन होता है। नेक्स्ट है क्रमबद्ध प्रतिदर्श। क्रमबद्ध प्रतिदर्श यानी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंतर्गत हम जैसे 1000 बच्चे हैं या फिर एक हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे किसी कंपनी ने 1000 मोबाइल बेचे हैं, 1000 लोगों को मोबाइल बेचे हैं। अब वो कंपनी चाह रही है कि जो मोबाइल के लिए उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, लोगों का मोबाइल उनके लिए कितना अच्छा रहा, उसके ऊपर कोई कंपनी सर्वे करवाती है या रिसर्च करवाती है। तो इस प्रकार के रिसर्च में अब जो भी शोधार्थी होता है वो 1000 व्यक्तियों के पास में जाने से तो रहा, तो वो एक जो सैम्पलिंग का तरीका अपनाता है वो क्रमबद्ध सैम्पलिंग होती है। जैसे क्रमबद्ध सैम्पलिंग के अंतर्गत जैसे वो प्रत्येक 5वें व्यक्ति को फ़ोन कर के पूछता है कि उसका ओपिनियन, उसका या जो मत है वो उससे लेता है कि भाई मोबाइल का एक्सपीरियंस उसके साथ किस प्रकार रहा, मोबाइल उसके लिए किस प्रकार सुविधाजनक रहा या मोबाइल उसको अच्छा लगा, ख़राब लगा। तो वो प्रत्येक जैसे 1000 लोग हैं, 1000 में से पहला, 5वां, 10वां, 15वां, 20वां इस प्रकार फ़ोन करके वह एक क्रमबद्ध तरीके से उनका चयन कर लेता है और उस आधार पर सैम्पलिंग की जाती, रिसर्च की जाता। तो इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो जैसे 1 से लेकर 1 नंबर को फ़ोन किया
5 नंबर को फ़ोन किया, मतलब एक लिस्ट बनाकर फिर 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर पर आने वाले जो 1000 बच्चे हैं उनको, 1000 लोग हैं उनको फ़ोन किया। तो जो जैसे 2, 3, 4, फिर 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, फिर 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, उनकी जो प्रायिकता है बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उनकी जो संभावना है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो क्रमबद्ध जो प्रतिदर्श होता है या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है वो इस प्रकार की होती है कि एक लिस्ट बनाकर उन लिस्ट में से एक संख्या पर्टिकुलर निश्चित की जाती है कि हर 5वें, हर 10वें या हर 20वें के इकाई को चयन करके उनके ऊपर अध्ययन किया जाता है। सबसे अंतिम है हिमकंदुक प्रतिदर्श, स्नोबॉल सैम्पलिंग। यह हिमकंदुक प्रतिदर्श होता है, ये समाजशास्त्र में इसका उपयोग किया जाता है। समाजशास्त्र के जो विषय होते हैं, समाज मिति या इसके संबंधित शोध होते हैं, इनमें हिमकंदुक प्रतिदर्श का उपयोग किया जाता है। जो सैम्पलिंग की जाती है वो हिमकंदुक प्रतिदर्श के रूप में की जाती है। जैसे यह जो समूह होता है कुछ लोगों तक ही सीमित रहता है। एक छोटे समूह बनाकर उस समूह का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी भी विद्यालय में बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, उनमें से 50 बच्चों का चयन करके उन 50 बच्चों के अध्ययन करने की जो तकनीक है उसके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है। तो उन 50 बच्चों का अध्ययन के लिए उन 50 बच्चों को, एक समूह को चुन लिया जाता है। समूह यानी पूरा समूह होता है, उसको चुन करके वो किस प्रकार से वो अध्ययन करते हैं उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। तो वो कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, कहाँ से अपनी पढ़ाई का साधन जुटा रहे हैं, इसके ऊपर अध्ययन किया जाता है। यानी हिमकंदुक प्रतिदर्श होता है वो एक पर्टिकुलर छोटा समूह, कुछ लोगों का समूह होता है, उस समूह के ऊपर अध्ययन किया जाता है। इसमें रैंडमनेस नहीं होता है। हिमकंदुक प्रतिदर्श में एक समूह ले लिया जाता है जिसमें संपूर्ण जो भी इकाइयाँ होती हैं उनको ले लिया जाता है। तो हमने जो आज प्रतिदर्श देखा या सैम्पलिंग देखी वो